हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग हुक एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एनसीईआरटी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं तो देख रहे होंगे आप, लेक्चर भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की। और अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर डीपली। 2 लेक्चर आए थे इसके, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपने अच्छे से देखे भी हैं। अब हम आगे की बात कर रहे हैं और आगे हम आए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। और क्योंकि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये लेक्चर नॉन मेटल्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि नॉन मेटल्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो बच्चों, नॉन मेटल्स वो हैं जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते। सिंपल सा एग्जांपल, आयरन और एयर में क्या डिफरेंस है? आयरन मेटल है और एयर के अंदर प्रेजेंट गैसेस सभी नॉन मेटल्स हैं। तो हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर देख रहे हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, मेटल की तरह जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऐसे नॉन मेटल भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, देखिए जी। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद oxygen to form एसिडिक ऑक्साइड। मतलब बच्चों, जो ऑक्साइड बनेंगे उनका नेचर एसिडिक होगा, ये हम देखेंगे भी। ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं नेचर में और एसिडिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। दे आर एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स। बच्चों, जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये एक्चुअली में कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो अभी हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ना है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्ड है जो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है। तो बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे बनता है ये देखिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक नॉन मेटल को लेने वाले हैं, और ये नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है जी। अब हमने कहा था ये एसिडिक और न्यूट्रल नेचर के होते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी। तो आइए एग्जाम्पल, जैसे ए, हम अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो ये क्या बनाता है? CO2। बच्चों, ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। बच्चों, किसी की एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करनी है आपको कि वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम वाटर से पास करते हैं, क्योंकि वाटर होता है न्यूट्रल
और वाटर से रिएक्ट करने के बाद अगर वो एसिड बना रहा है या बेस बना रहा है तो नहीं कह सकते हैं वो एसिडिक है, बेसिक नेचर का है। तो कैसे, देखो अगर हम इस CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस CO2 क्या बनाता है, H2CO3। ये क्या होता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड। ये है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। तो बताओ हम कह सकते हैं CO2 किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसने क्या बनाया है, वाटर में डालती एसिड बनाया है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए आपके पास सल्फ़र, और सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है SO2। अब फिर से चेक करना है ये एसिडिक नेचर का है या नहीं, तो क्या करोगे, इसको मिक्स कर दोगे वाटर के साथ। वाटर होता है न्यूट्रल, तो वाटर के साथ जैसे ये मिक्स होगा ये बना लेता है H2SO3। ठीक है जी, ये होता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। तो फिर से एसिड बना लिया, SO2 ने वाटर में जाते एसिड बना लिया, इसका मतलब SO2 भी क्या है, एक एसिडिक नेचर का है। इसके अलावा एक एग्जांपल और करके देखते हैं। हमारे पास होता है फॉस्फोरस जो P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करें तो ये क्या बना लेगा, P4 ऑक्सीजन, P4O10। ठीक है जी, इसको 4 यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए 4 मोलिक्यूल इसके लिए है, तो 10 करने के लिए 5 कर देंगे, तो बैलेंस हो गया। अब चेक करना है कि क्या ये एसिडिक नेचर का है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, P4O10 की रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ। ठीक है जी, और वाटर के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे ये बनाता है H3PO4। इसको बैलेंस कर लो, तो फॉस्फोरस 4 है, 4 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 कर दोगे। 4 करने से हाइड्रोजन 4 × 12 हो गए। 12 कैसे होंगे यहाँ पे, 6 करने से। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 4 × 16 और 6 यहाँ रहे और 10 ये ऑक्सीजन, तो पूरे हो गए। बच्चों इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है जी, तो ये एसिडिक ऑक्साइड हैं सभी के सभी। अगर एसिडिक ऑक्साइड समझ में आ गए हो तो हम कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी करते हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे की बात कर सकें। कर लिया नोट, तो ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के हैं। अब कुछ देखते हैं जो न्यूट्रल होता है, जैसे कि कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, ये बना ले कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों नेचर में ये बिल्कुल न्यूट्रल है। और कैसे पता चलेगा, लिटमस टेस्ट से कर सकते हो इसका पता, वाटर में डाल के इसका पता कर सकते हो। तो अगर ये कोई एसिड वगैरह नहीं बनाता है तो न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। बैलेंस कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो। नेक्स्ट एक सबसे अच्छा ऑक्साइड क्या जी, H2O2। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क इसको देंगे तो ये बना लेता है H2O। H2O पता ही है आपको न्यूट्रल होता है। बैलेंस कर लो इसको। ठीक है जी, तो ये भी नेचर में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये सब के सब हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे एसिडिक ऑक्साइड हैं जो नेचर में न्यूट्रल होते हैं। इससे पहले हमने एसिडिक देखे हैं, तो जब भी ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब नॉन मेटल, तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल आप ले लो N2O2, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दो, और कराने के लिए आपको ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ सकता है। ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी नेचर में न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारे जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इससे पहले जो भी किए थे हमने वो है एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर पता करना हो कौन एसिडिक है कौन न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इनको वाटर में डाल के देख लो। अगर वो नेचर एसिडिक हो जाता है तो लिटमस टेस्ट करके देख लेंगे वहाँ पर, इनको डाल के देख लेंगे। अगर कोई चेंज नहीं आता है लिटमस पेपर पर तो ये सारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई।
जब भी आपके नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रिएक्शन की तरफ। तुम हो खिलता महका सा कवल, हम जो गाए तुम हो वो गज़ल। हम क्या गज़ल गा रहे हैं? हम केमिस्ट्री वाली गज़ल गा रहे हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ तो करके देख ली, अब देखते हैं हम अपने वाटर के साथ क्या करता है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने एसिड के साथ भी देखी थी, सॉरी मेटल्स के साथ भी रिएक्शन हमने देखी थी। तो वाटर के साथ देखते हैं जी। तो भाई नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली ये रिएक्शन नहीं करते। इसके साथ ये हमारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते जनरली, लेकिन कुछ होते हैं ज़्यादा रिएक्टिविटी रखने वाले नॉन मेटल्स, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है। तो बच्चों बात करें इनकी, जनरली नॉन metals do not react with water। तो ये जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब ऐसा भी है कि स्टीम को फॉर्म में लेके जाओ ना तब भी ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, टू प्रोड्यूस, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों? हाइड्रोजन गैस। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट सम हाईली रिएक्टिव non-metals, some highly reactive non-metals such as fluorine, reacts with water to form O2 एंड O3। ठीक है जी, तो फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है नॉन मेटल्स के साथ में तो ये या तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है या O3 को रिलीज़ करता है। ठीक है जी, तो रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है फ्लोरीन और रिएक्शन ये किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है, तो ये HF बनाएगा, जिसको हम हेलो एसिड बोलते हैं। हेलो मतलब हेलोजेंस, और हेलोजेंस कौन है हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलो एसिड बनाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर दो और यहाँ 2 करने से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन 2 है तो 2 कर दो, यहाँ पे 4 हो गया तो 4 कर दो, 4 हो गए तो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, और देखो जी, फ्लोरीन जब H2O से रिएक्शन करता है तो ये HF के साथ में O3 भी बनाता है। ठीक है जी, कब बनाएगा? जब ये O3 बनाएगा तो यहाँ पर फ्लोरीन आपका 3 और 6 से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो केवल फ्लोरीन ही करेगा, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन, चलते हैं हम अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ। हमारी थर्ड रिएक्शन क्या है जी? मेटल्स में किया था हमने रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं।
बट नॉन मेटल्स तो कर ही नहीं सकते रिएक्शन, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बच्चों नॉन मेटल्स ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है, नॉन मेटल्स ऐसी स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन। H+ आयन कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हो, ठीक है जी, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हो। और जब H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो ये क्या करेगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जब दोनों ही रिलीज कर रहे हैं तो दोनों का आपस में रिएक्शन करने का तो मतलब ही नहीं उठता, तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं है। तो मतलब हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये कैसे रिएक्शन कर लेंगे। इसलिए नॉन मेटल्स किसी भी केस में रिएक्शन नहीं कर पाते विद एसिड्स। तो देखते हैं कैसे, तो लिख देते हैं इस बात को। तो नॉन मेटल्स डू नॉट react with acids to produced हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए इससे रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वाई का आंसर मैंने अभी आपको दिया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है जिसमें एसिड उसको रिलीज़ करता है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट करता है, और आपके मतलब नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब तो हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करेगा, तभी तो वो H+ आयन से अपनी हाइड्रोजन फॉर्म में आएगा। तो जब दोनों ही एक्सेप्ट करने वाले हैं तो कैसे रिएक्शन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो वाई, तो इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन from acids, in order to electrons must be supplied to the H+ ions। वही इनको सप्लाई करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन आयन जो एसिड छोड़ता है उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे भाई, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो आपके पास एसिड है H2SO4, ठीक है जी। जब ये अपने आयंस में टूटेगा वाटर में जाने के बाद, तो ये क्या करेगा, H+ बनाएगा और SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। अब अगर H+ आयन को आप 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा देते हो, लो जी ले लो, तो पकड़ाने के बाद ये क्या करेगा जी, ये बना लेगा हाइड्रोजन गैस। तो होता तो ऐसे है, ठीक है जी। मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे ले रहा है, रिएक्शन से। लेकिन नॉन मेटल की टेंडेंसी भी तो इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो इसको इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है तो फिर बताओ कैसे रिएक्शन कर लेगा, करेगा ही नहीं। तो सिंस ए नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, it cannot supply electrons to H+ ions to reduce them to
हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। अब अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन ले लेता है, तब हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में उल्टा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक्सेप्टर होते हैं ये। ठीक है। और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में आएगा कहाँ से? आने का ही नहीं। तो इसलिए ये रिएक्शन एसिड के साथ करते भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होती, मतलब होती भी है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। सही है जी, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई है। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4। ओ ओ ओ ओ हम चलते हैं अपनी रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। रिएक्शन विद क्लोरीन। ये रिएक्शन हमने मेटल्स में भी देखी थी। हमने देखा था कुछ मेटल्स तो ऐसे थे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो क्लोरीन के साथ एकदम क्लोराइड बना लेते थे, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे थे जिनको हीट करना पड़ता था। ठीक है जी। तो हम अगर नॉन मेटल्स की करें तो ये भी इजीली रिएक्शन कर लेते हैं और क्लोराइड बना लेते हैं। नॉन मेटल्स reacts with chlorine to form their chlorides, which are कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। बार बार ये कोवेलेंट वर्ड आ रहा है, इसको जल्दी ही सिखाऊंगा आपको क्या होता है कोवेलेंट। ठीक है। कोवेलेंट वो जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं। ठीक है जी। तो एग्जांपल लेते हैं, आप हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन के अंदर ये बना लेता है HCl। HCl बेटे एसिड नहीं है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है ये। ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन और देखते हैं, इसको बच्चों बैलेंस करेंगे तो कर लेंगे ऐसे। एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे कि हम बात करें P4 प्लस क्लोरीन। ये नॉन मेटल है आपका और ये आपकी क्लोरीन गैस है। तो ये जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में तो ये बनाते हैं PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको बैलेंस करोगे तो 4 और 4 3 जा 12, तो 6 2 जा 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी सेकेंड रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो जैसे कि क्लोराइड मेटल्स बनाते हैं, ऐसे नॉन मेटल्स भी बनाते हैं। तो चलते चलते हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कुछ करते हैं, बनाते हैं अपनी रिएक्शन नई। रिएक्शन नंबर 5 बेटे, 5th रिएक्शन। जैसे कि हमने मेटल्स के अंदर किया था, ऐसे हम यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या ये भी बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव करते हैं। हम देख रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हमने बच्चों मेटल्स के अंदर देखा था हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, मेटल तो नहीं है, तो ये नॉन मेटल्स भी रिएक्शन कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ठीक है। तो बात करते हैं इनकी। तो नॉन मेटल्स reacts with hydrogen to form
देयर हाइड्राइड्स, अपने हाइड्राइड्स बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल देखो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन और रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, एक नॉन मेटल ले लेते हैं सल्फ़र। सल्फ़र S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसको 713 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, जब जाकर ये इसके साथ रिएक्शन करता है और बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, बैलेंस करोगे 8 हो जा 16, तो यहाँ पर 8 करना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस होगा। सही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बनाता है, मतलब ये बनाएगा आपका NH3। बेटे NH3 बना रहा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया मैंने, करना ज़रूरी है क्योंकि बिना हाई टेम्परेचर के ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये 723 से लेकर 773 केल्विन तक टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। तो ये आपका आयरन कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 करो, 2 3 जा 6 करने के लिए यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, ये रिएक्शन बैलेंस। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन नंबर फिक्स। यहाँ पर हो गया फिक्स कि हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन नंबर 6। तो रिएक्शन विद सॉल्ट्स, ले भैया सॉल्ट भी आ गए। हमने मेटल्स में पढ़ा था, जब हम किसी सॉल्ट के साथ में किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट जो लो रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर उसकी जगह बैठ जाता है। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन थी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो ये रिएक्शन यहाँ भी देखी जाती है। अगर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है तो लो रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर उसकी जगह बैठ जाता है। मेटल जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन किसकी हो रही है, नॉन मेटल की हो रही है। तो सेम ए मोर reactive non metal displaces a less reactive non metal from the solution of its सॉल्ट। ठीक है जी, तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे कि हम रिएक्शन करें बच्चों NaBr की क्लोरीन के साथ, तो जब ये रिएक्शन होती है तो क्लोरीन Br से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये साइज में छोटा है, तो ब्रोमीन को हटा देता है यहाँ से। ये क्या बना लेगा, NaCl और प्लस यहाँ पर जैसे कि निकलता था मेटल अलग, ऐसे नॉन मेटल अलग निकलेगा अपनी फॉर्म में, यानी कि Br2 की फॉर्म में। बैलेंस कर लो, ये होगी बैलेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं KI, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एज क्योंकि क्लोरीन साइज में आयोडीन से छोटा है तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बनाएगा KCl और साथ में यहाँ बनेगा I2। बैलेंस कर लो, 2 Cl 2 K 2 I2 यहाँ पर हो गए। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन विद सॉल्ट हुई। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन नंबर 7। तो चलते हम लास्ट रिएक्शन पर पहुंच गए। तो रिएक्शन नंबर 7, ये क्या है जी, हमने मेटल्स के अंदर पढ़ा था, मेटल्स होते हैं रिड्यूसिंग नेचर के, हमने रिड्यूसिंग बिहेवियर पढ़ा था। अब नॉन मेटल्स
ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पढ़ेंगे। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पढ़ेंगे हम इनका। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर रखते हैं, ये कैसे रखते हैं जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। नॉन मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। टू फॉर्म अ नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव आयन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, therefore non-metals behave as oxidizing agents। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो करके देखते हैं जी। मान लीजिए आप H2O ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन करना चाहते हैं फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर देखिए, जो ये आपका H2O है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देगा, और ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकल गया तो ये ऑक्सीजन निकालने से खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना। तो जैसे ही यहाँ पे से ऑक्सीजन जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बना लेगा जी HF प्लस O2। ऑक्सीजन था चला गया, तो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को, लेकिन खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो बैलेंस कर लो इसको। ठीक है, ये बैलेंस क्लोरीन दो कर लो, और लो। आपके पास S8 है, इसकी रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ करोगे तो ये क्या बनाता है जी? SF6। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, और 8 6 जा 48। 48 करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? 24 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। और ले लो P4 प्लस F2। फॉस्फोरस के साथ में जब रिएक्शन करता है तो PF5 बनाता है। तो फॉस्फोरस 4 है तो 4 कर दो, 4 5 या 20, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। तो बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ने होता है यहाँ पर नॉन मेटल्स का, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये पोर्शन जिसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है नॉन मेटल्स की। बच्चों मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता कैसा है? तो बच्चों आयनिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है कि दो आयन्स आपस में रिएक्ट कर तब एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस आयनिक बॉन्ड को हम पूरा कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबा खैर।